Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a topic, qualitative research design. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for research scholars and students of various participants of various competitive teaching examinations as well as for your regular courses. Research design. जब भी हम शोध करने जाते हैं तो हमको एक शोध का नमूना बनाना होता है, एक शोध का प्रारूप बनाना होता है एक सिनॉप्सिस के टाइम, जब आपको बताना होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन कॉमन है, आप क्वालिटेटिव रिसर्चेस करें या क्वांटिटेटिव रिसर्चेस करें, लेकिन पहले रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है ये जानते हैं, फिर ये जानेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव से किस प्रकार भिन्न है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है कि अ रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूड्स डिसीजंस about conceptualization, theoretical and methodological considerations, and finally, identification of the contribution your research work will make to the development of knowledge in a particular area. 1 minute. तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि रिसर्च जो है, जो अनुसंधान है, जो शोध है हमारा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जो एग्जिस्टेंट नॉलेज बेस है। अगर हमारी रिसर्च नॉलेज बेस में कोई इन्हेंसमेंट नहीं कर रही है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, तो उस रिसर्च का कोई अर्थ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम रिसर्च का डिज़ाइन बनाएंगे तो हमको उसी समय ये डिसाइड करना होगा कि हमारा कंसेप्चुलाइजेशन, थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल कंसिडरेशन, यानी कि थ्योरी में हम क्या थ्योरी में क्या आप थ्योरी, उसके पीछे थ्योरेटिकल बेस क्या है, कौन सी मेथोडोलॉजी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस आपने क्या लिया है, और वो क्या रिसर्च वर्क आपका जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा नॉलेज के क्षेत्र में। तो ये रिसर्च डिज़ाइन आपको रिसर्च डिज़ाइन बताता है। रिसर्च डिज़ाइन जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, डिज़ाइनिंग, हमने अपनी रिसर्च की डिज़ाइनिंग की कि कैसे हम चलेंगे, तो हम कंसेप्ट, थ्योरी, मेथड सब उसी वक्त हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम क्या कैसे करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा पथ जो है, हमारा मार्ग जो है, हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव से भिन्न हो जाता है। क्या मेन अंतर है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी में कि क्वांटिटेटिव स्टडी में सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, आपने पहले से सुनिश्चित कर लिया है कि आपका सैंपल कितना होगा, मतलब 1000 होगा, 250 होगा, 350 होगा, 450 होगा, व्हाटसएवर योर सैंपल विल बी, ये आप पहले डिसाइड कर लेते हैं। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टूल लगाएंगे, कितना क्वेश्चनेयर में कितने क्वेश्चंस होंगे, एवरीथिंग आप सब कुछ पहले बनाते हैं और फिर आप फील्ड में जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है, बिल्कुल आप इधर से उधर थोड़ा भी फर्क नहीं कर सकते। जैसे आपने सेट कर लिया है कि डिग्री ऑफ आप कॉन्फिडेंस जो लेंगे वो 0.05 लेंगे, तो वो 0.05 अंत तक चलेगा, वो 0.01 नहीं हो सकता। मीन वाइल आप 0.05 से 0.01 में स्विच ओवर नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग विल बी प्री डिफाइंड, प्री डिटरमाइंड इन ए क्वांटिटेटिव रिसर्चेस, इसलिए जो उनकी डिजाइन होती है पूरी वेल डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड होती है। तो इसका क्या अर्थ है कि क्वालिटेटिव की स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड होती है, बट ये लूजली कंस्ट्रक्टेड होती है। हम एक मोटा मोटा ही अनुमान लगा सकते हैं क्वालिटेटिव में कि हमको ऐसे चलना है। एक्चुअली हमको कैसे चलना है ये हमको तब पता चलता है जब हम फील्ड में एंटर कर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें रेस्पोंडेंट से किस तरीके के रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, उनके रेस्पॉन्सेज से हम प्रोबिंग क्वेश्चंस बनाते हैं। इसलिए हमारा अगर क्वेश्चनेयर ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर है तो उसमें भी प्रश्नों की संख्या हम पहले से सटीक नहीं बता सकते कि हम इतने ही प्रश्न पूछेंगे, इतने ही मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि इमर्जेंट है, ग्राउंडेड थ्योरी है, ये सारे शब्द क्वालिटेटिव रिसर्चेस में यूज किए जाते हैं, मतलब ग्राउंड से ही निकल कर आ रहा है सब कुछ, और हम ग्राउंड में एंटर करते हैं एक लूजली स्ट्रक्चर्ड, एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ। तो ये बेसिक अंतर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी में होता है। तो जब हम एक क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए सिचुएटेड एक्टिविटी दैट लोकेट्स द ऑब्जर्वर इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जिसको हमको ऑब्जर्व करना है, उस पर बेस्ड ये स्टडी है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ इंटरप्रेटिव मटीरियल प्रैक्टिसेस दैट मेक द वर्ल्ड विजिबल, मतलब कि जो उनका संसार है, जो ऑब्जर्वर का संसार है, उसको हमको विजिबल बनाना है। These practices transform the world.
turn the world into a series of representations including field notes, interviews, conservations, photographs, recordings and memos to the self। यानी कि हम वो कैसे विजिबल बनाएंगे इनविजिबल वर्ल्ड को, हम फील्ड नोट्स तैयार करते हैं, हम इंटरव्यूज लेते हैं, हम बातचीत करते हैं, फोटोग्राफ्स खींचते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। एट दिस लेवल क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स एन इंटरप्रेटिव नेचुरलिस्टिक अप्रोच टू द वर्ल्ड। कहते हैं ना कि क्वालिटेटिव में आपको नेचुरल सेटिंग में बात करनी है, जो उसका जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एट ईज है, कौन, ऑब्जर्वर, आपका पार्टिसिपेंट जो है, वहीं पर आप उससे बात कीजिए। तो नेचुरल सेटिंग में बात होती है क्वालिटेटिव में। दिस मीन्स दैट क्वालिटेटिव रिसर्चर्स स्टडी थिंग्स इन देयर नेचुरल सेटिंग्स, अटेम्प्टिंग टू मेक सेंस ऑफ और इंटरप्रेट फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग्स पीपल ट्राई टू देम। यानी कि ये लिंकन और डेंजिन और लिंकन की डेफिनेशन है। आप अगर थोड़ा भी क्वालिटेटिव रिसर्चेस के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि लिंकन और गुबा का नाम बहुत, डेंजिन लिंकन, लिंकन गुबा, ये लोगों का नाम बहुत चलता है क्वालिटेटिव रिसर्चर्स में। तो ये कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो हैं वो जो स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, पहली बात तो वो नेचुरल सेटिंग में होती है। दूसरी बात, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पीपल हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनके सेंस को हमको अर्थ देना है, इंटरप्रेट करना है, फिनोमेना करना है, उस अर्थ को, उनकी मीनिंग्स को शब्द देने हैं जो कि वो उनकी अपनी मीनिंग है, मतलब एक्चुअली उनके परसेप्शन को निकाल कर हमको सामने लाना है क्वालिटेटिव रिसर्चेस में। ठीक है, डिजाइनिंग ए क्वालिटेटिव स्टडी में और क्या है कि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स यूज एन इमर्जिंग क्वालिटेटिव अप्रोच टू इंक्वायरी। हमारी जो अप्रोच है वो इमर्ज कर रही है। द कलेक्शन ऑफ डेटा इन ए नेचुरल सेटिंग, जो हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, बल्कि यहाँ जनरेशन कहा जाता है, कलेक्शन संग्रहण नहीं करते, हम जनरेट करते हैं डेटा। तो द जनरेशन ऑफ डेटा इन ए नेचुरल सेटिंग, हम नेचुरल सेटिंग में डेटा को एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं। सेंसिटिव टू द पीपल एंड प्लेसेस अंडर स्टडी, और जो स्थान का, जिन लोगों का हम अध्ययन कर रहे हैं उनके प्रति हमको सेंसिटिव होना होता है। एंड डेटा एनालिसिस दैट इज बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एंड एस्टैब्लिशेस पैटर्न्स और थीम्स। और हम जो एनालिसिस करते हैं डेटा की, जो हम संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं एनालिसिस का, सॉरी डेटा का, वो इंडक्टिव भी होता है, डिडक्टिव भी होता है। मतलब हम जनरल से पर्टिकुलर भी चलते हैं, पर्टिकुलर से जनरल भी चलते हैं, और हम जब बहुत हमारे पास सारा जनरेट हो जाता है डेटा, तब हम उसमें पैटर्न देखते हैं, ढूंढते हैं, जिसको कोडिंग कहा जाता है, कि कैसे किसको क्या नाम दिया जाए, किस ब्रॉड थीम के अंतर्गत ये सारी थीम्स आ जाएंगी। तो ये एक बहुत लेंदी और बहुत इंडस्ट्रियस प्रोसेस है। फिर द रिसर्च प्रोसेस फॉर क्वालिटेटिव रिसर्चर्स इज इमर्जेंट, ये बात हो गई। दिस मीन्स दैट द इनिशियल प्लान फॉर रिसर्च कैन नॉट बी हाईली प्रिस्क्राइब्ड। सबसे खास बात, चूंकि ये इमर्ज होगा, तब इमर्ज होगा जब आप फील्ड में एंटर करेंगे, इसलिए जो आप पहली योजना बनाएंगे अनुसंधान की, वो आप उसको प्री डिटरमाइंड, हाईली प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। एंड दैट ऑल फेजेस ऑफ द प्रोसेस मे चेंज और शिफ्ट आफ्टर द रिसर्चर्स इंटर द फील्ड एंड बिगिन टू कलेक्ट डेटा। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस, चाहे वो डेटा जनरेशन का हो, डेटा एनालिसिस का हो, वो शिफ्ट हो सकती है, वो चेंज हो सकती है जब हम एक्चुअल फील्ड में एंटर करते हैं और डेटा कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। इन ए क्वालिटेटिव स्टडी, रिसर्च डिजाइन शुड बी अ रिफ्लेक्सिव प्रोसेस ऑपरेटिंग थ्रू एवरी स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। हर स्टेज पे हमको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मिलता है और उससे हमारी रिसर्च डिजाइन बदलती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। ये हैमर्सले और एटकिंसन की डेफिनेशन है, मतलब उनका कोटेशन है, 1995 में उन्होंने बताया था, और ये सारे नाम क्वालिटेटिव रिसर्चर्स में बहुत फेमस हैं। यिन क्या कहते हैं, ये क्या बार बार आ रहा है, यिन कहते हैं कि एवरी टाइप ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च हैज एन इम्प्लिसिट इफ नॉट एक्सप्लिसिट रिसर्च डिजाइन। वो कह रहे हैं कोई भी तरीके की रिसर्च डिजाइन हो, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट फैक्टर होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्चेस क्या कहते हैं, सिंपली रिक्वायर्स ए ब्रॉडर एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव concept of design than the traditional one। क्या है भाई, ये पता नहीं क्या चल रहा है साथ में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हर प्रकार की रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक ब्रॉडर और लेस रिस्ट्रिक्टिव कंसेप्ट जो है वो रिक्वायर करती है, जो कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट से अलग है। फिर ये क्या होने लगा बीच में, 1 मिनट, इसको मैं कैंसिल करना चाह रही हूँ तो हो नहीं रहा है, आगे ये बढ़ नहीं रहा है, कैंसिल ही तो किया था मैंने। 1 मिनट, ये अपने आप जाएगा। कैंसिल करना चाह रही हूँ बाबा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है। क्लोज द प्रोग्राम, 1 मिनट। चल गया। जनरलाइजेबिलिटी, तो
जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस को नहीं जानते हैं, जो उसका इंटेंट नहीं समझते हैं, उसका उद्देश्य नहीं समझते हैं, वो हमेशा इस पर यही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि चूंकि रिसर्च का जो मेन टास्क है वो जनरलाइज करना है, जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज करना है, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्चेस पे कैसे करेंगे जब आपने जो आपका सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस का पर्पस जनरलाइजेशन है ही, बल्कि क्या है ये देखिए, the generalizability of qualitative studies is usually based not on an explicit sampling of some defined population to which the results can be extended, but on the development of a theory that can be extended to other cases। समझ रहे हैं, मतलब जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वहाँ सैम्पलिंग और हमने पॉपुलेशन से कुछ डिफाइन किया है, सैम्पलिंग बनाई है और उसको हम रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि क्या है, वो थियरी जो डेवलप हो रही है उसको आप अन्य केसेस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ये है। refers to this as analytic as opposed to statistical generalization। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में जनरलाइजेशन है वो स्टैटिस्टिकल है, कि आपने स्टैटिस्टिक अपनाई, इतना पॉपुलेशन, इतना सैंपल 0.05 पे इतना निकल के आया तो हम इतनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देंगे, जबकि आपका क्वालिटेटिव रिसर्चेस में ये एनालिटिक जनरलाइजेशन है ना। एनालिटिक जनरलाइजेशन मतलब कि आप सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ थियरी को एक्सटेंड करेंगे। फॉर दिस रीजन गुबा and Lincoln prefer to talk of transferability rather than generalizability in qualitative research। इसीलिए लिंकन गुबा ने 1989 में ये कहा कि अनुसंधान जो गुणात्मक अनुसंधान होगा वहां हम ट्रांसफर करेंगे rather than generalization, सामान्यीकरण नहीं करेंगे बल्कि ट्रांसफर करेंगे अपना रिजल्ट। अगर सेम केस, सेम सिचुएशन, सेम कंटेक्स्ट का है तो आप वहां पे अपने रिसर्च वर्क को, रिसर्च आउटकम को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिसर्च डिजाइन में एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, पहली बात तो यही है कि ये सब्जेक्टिव है और एक्सप्लोरेटरी है, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती है, ये सब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, रिसर्चर का, रिसर्च जो आपका ऑब्जर्वर है उसका, लेकिन उसमें भी हमको रिफ्लेक्सिविटी देखनी पड़ती है, मतलब उसमें भी हमको बैलेंसिंग करनी पड़ती है, कहाँ हम इन्वॉल्व होंगे, कहाँ डिटैच होंगे, तो ये बहुत टिपिकल एंड डेलिकेट वर्क है। और एक्सप्लोरेटरी है, यानी कि बीच बीच में एक्सप्लोर होता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, एलिमेंट में इसके तत्व होंगे कि आपको सैम्पलिंग देखनी होगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, और इथिकल कंसिडरेशंस। इथिकल कंसिडरेशन में क्या होता है कि क्यों हमको इथिकल कंसिडरेशन की जरूरत ही पड़ती है क्वालिटेटिव रिसर्चेस में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के संग हम इन्वॉल्व होते हैं, सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते हैं, इसलिए नीतिगत मुद्दों को यहाँ ध्यान में रखना होता है। और क्वांटिटेटिव में इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि आप खुद जाएं भी ना और कोई किसी के थ्रू आपने अपना क्वेश्चनर पहुंचा दिया और क्वेश्चनर मतलब एकत्रित कर लिया, तो इसमें इथिकल कंसिडरेशन की कोई बात नहीं होती है क्वांटिटेटिव में। तो इथिकल कंसिडरेशंस हैं क्या, इथिकल कंसिडरेशंस रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स राइट्स, यानी कि जो पार्टिसिपेंट उसमें इन्वॉल्व है उसके अधिकारों की सुरक्षा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि आपको इसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हम आपका डेटा अपनी रिसर्च वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, एंड द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू प्रोसेस, इतना आपको करना पड़ता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इंट्रोड्यूसेस स्पेशल मॉरल एंड इथिकल प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट यूजुअली इनकाउंटर्ड बाय अदर रिसर्चर्स। इसमें बहुत सारा मॉरल, इथिकल, ये सारे इश्यूज आते हैं जो कि दूसरे क्वांटिटेटिव रिसर्चेस नहीं फेस करते हैं ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, परहैप्स ड्यू टू द अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशनल टोन ऑफ इंटरव्यूज। एक तो हमने अपना जो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर नहीं किया है, तो हो सकता है कोई ऐसा हम उससे कोई बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लें, या वो कुछ बहुत ही अपने संग होने वाला दुखद हमसे शेयर करे, तो हमको एकदम इथिकल और मॉरल और सारे इश्यूज को ध्यान में देना होगा। एंड द इंटीमेट नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स, यहाँ आप एकदम इंटीमेट हो जाते हैं, कई बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी कहानी सुनकर, तो इतनी तरीके की इतनी लेवल की इंटीमेसी यहाँ रिक्वायर्ड है, इसलिए इथिकल कंसिडरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान देना होगा, इन्फॉर्म कंसेंट, पहले तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, जो ये डेटा है जनरेट हो रहा है, वो हमारी रिसर्च में काम आएगा। आप मतलब आप एनोनिमस कर दीजिए, आप नाम वैसे भी कोई नहीं लेता है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात आ गई, एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वो नाम नहीं लेंगे आप उनका, उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और पार्टिसिपेंट्स को किसी भी प्रकार के इमोशनल से भी, फिजिकल से तो बचाना ही है, इमोशनल हार्म से भी आपको प्रोटेक्ट करना है। और वैलिडिटी के क्या कंसर्न है, देखिए वैलिडिटी का मुद्दा होता है कि क्या वो वही चीज नाप रहा है, वही कंस्ट्रक्ट नाप रहा है जिसको नापने के लिए बनाया गया है। तो बहुत तरीके के आप कंसर्न यहाँ है, जैसे आप मतलब कैसे आप अपने टेस्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएंगे, तो आप इंटेंसिव लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट करिए, ये नहीं बस गए बात किए चले आए, तो हो सकता है पता नहीं आपको क्या डेटा मिला है। आप लेंथ ऑफ टाइम कंडक्टिंग रिसर्च को बढ़ाइए, बार बार बात कीजिए, तो आपको वो रिपीटेटिव होगा, तो एक तरीके की वैलिड हो जाएगा कि सही चीज निकल के आ रही है। रिचनेस ऑफ योर डेटा, आपका डेटा रिच होना चाहिए। रिस्पोंडेंट वैलिडेशन, ऑब्टेनिंग फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, आपने उनसे बात की,
आपने कुछ एनालाइज किया, जनरेट किया और आपने देखा कि ये निकल के आ रहा है, तो आपको फिर से अपने पार्टिसिपेंट से बात करनी होगी, क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने जो निकाला है वही वो कहना चाह रहे थे या नहीं। और इंटरवेंशन में क्या होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स अनअवॉइडेबली इंटरवीन इन द सोशल वर्ल्ड दे स्टडी। दिस फैक्ट कैन क्रिएट challenges to ensuring valid conclusions, but can also represent an opportunity to test the validity of your findings, using intervention as a way to test your interpretations। तो कह रहे हैं कि हम इंटरवीन करते हैं ना, बार बार हम उनकी बातचीत को इंटरवीन करते हैं, अनअवॉइडेबली इंटरवीन, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो आपका सेल्फ तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही, लेकिन आप इसको वैलिडिटी बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सर्चिंग फ्रॉम डिस्क्रिपेंट एविडेंस एंड नेगेटिव केसेस, बहुत सारी चीजें एक तरह आ रही हैं, फिर कोई एक बात ऐसी आई जो बिल्कुल अलग है सबसे, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। आप इन तरीके के नेगेटिव केसेस की खोज में रहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्चर्स। और ट्रायंगुलेशन, ये एक बहुत वेल पॉपुलर मीडियम है, तरीका है वैलिडिटी को बढ़ाने का क्वालिटेटिव रिसर्चेस में। वो कह रहे हैं कि आप एक ही तरीके से डेटा मत कलेक्ट कीजिए, तो हो सकता है उसकी वैलिडिटी पे क्रॉस चिन्ह लग जाए, आप बहुत तरीके से करिए। जैसे मिक्स्ड मेथड्स डिक्रीजेस द चांस ऑफ सिस्टमेटिक बायस ड्यू टू रिलाइंग ओनली ऑन वन स्पेसिफिक मेथड। केवल एक तरीका लेकर मत चलिए। डेंजी ने कहा है कि 4 तरीके से आप ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब कि आप बहुत तरीके के मेथड्स कंबाइन कर लीजिए, सर्वे भी ले लीजिए, इंटरव्यू भी कर लीजिए, क्वेश्चन भी भरवा लीजिए, इस तरीके से। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, सिर्फ आप मत करिए, आप अपना कोई को इन्वेस्टिगेटर भी अपने साथ रख लीजिए, तो आप जिस फाइंडिंग पे पहुंचे वो भी अगर उसी फाइंडिंग पे पहुंच रहा है, इसका मतलब कि वेल एंड गुड है। ट्रायंगुलेटिंग डेटा सोर्सेज का भी ट्रायंगुलेशन कर लीजिए और थियरी का भी ट्रायंगुलेशन कर लीजिए। तो इतना अगर आप कर पाते हैं, 1-2 भी कर लें, अगर ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स भी कर लें, तो आपकी वैलिडिटी कंसर्न के मुद्दे को ये थोड़ा सा कम कर देगा, या आप कह सकते हैं वैलिडिटी को बढ़ा देगा, क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देगा। वैलिडिटी थ्रेट्स होते कौन कौन से? रिसर्च बायस। Research bias refers to the tendency that researchers have to collect, interpret, represent data that support their own prejudgments, theories और goals। अगर हम किसी मुद्दे पे जैसा सोचते हैं तो हम बायस हो जाते हैं उसके प्रति, अगर जो हमको रेस्पोंडेंट से भी वैसा ही मिलता है तो, बल्कि हमको इस रिसर्च बायस से अपने आप को मुक्त करना होगा। रिएक्टिविटी यानी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट occurs when the process of conducting research alters the behavior of the participants, challenging the validity of the data। मतलब कि चूंकि वो जो पार्टिसिपेंट है वो चूंकि जैसे ना है, इसको कौन सा इफेक्ट, हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, कि वो चूंकि रिसर्च का हिस्सा है इसीलिए वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, मतलब जो रिसर्च प्रोसेस है वो उसके बिहेवियर को ऑल्टर कर देता है, बदल देता है, तो ये हमको ध्यान देना होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिएक्टिविटी कैन अप्लाई बोथ टू द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट। हम भी अलग तरीके से थोड़ा हमारा बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, जो जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका भी बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, तो हमको ये क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर्व करने की जरूरत है। द गोल इज नॉट टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर ऑन द रिसर्च process, but to ensure that reactivity is identified and channeled in a positive way। हमको ये नहीं करना है कि अपना इन्फ्लुएंस उसमें ना आए, बल्कि हमको अपना इन्फ्लुएंस उसमें तब आने देना है जब हमारी जरूरत हो, जब बातचीत के मुद्दे हमें लगे खत्म हो गए हैं या लगे कि कोई कुछ बातचीत नहीं कर रहा है, तो हमको प्रोब करने के लिए कुछ उसमें बोलना पड़ता है, अपना इनपुट डालना पड़ता है। तो ये थ्रेट्स है, मतलब रिसर्च का बायस ना हो, रिएक्टिविटी हो तो बैलेंस तरीके से हो, चैनल्ड हो। अच्छा इतना ही है, मुझे लगा और तो ये रही क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो मतलब ये कितनी डेलिकेट है, कितनी आप कह सकते हैं सेंसिटिव है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, इस बात को हमें ध्यान में देना होगा। और वो लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसा प्री डिटरमाइंड एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, वैसे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन नहीं बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमको जब जाएंगे फील्ड में, जब हम एंटर करेंगे, एक्चुअल हम काम करना शुरू करेंगे, तब हमको कई चीजें क्लियर होती है, वो पहले से आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इथिकल कंसिडरेशन का इशू एक अलग इशू है। हमको ये ध्यान देना होगा, ये पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस हैं वो स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन करती हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्चेस एनालिटिकल जनरलाइजेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि हमको रिप्रेजेंटेशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वो है कि डेटा हमको जनरेट करना है उनसे जिनके संग ये मुद्दा हो, जिनका ये कंसर्न हो, इसीलिए पर्पसिव सैंपलिंग की जाती है क्वालिटेटिव में। ओके, सो इन दिस वे आई थिंक कि मैंने जो रिसर्चर्स हैं, जो नोवेस्ट रिसर्चर्स हैं, जो नया रिसर्च डिजाइन बनाने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं अपना, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।